नमस्कार दोस्तों, आज है संडे और संडे को बनाते हैं थोड़ा सा फन डे। फन डे कैसे बन सकता है? थोड़ा सा खेल के, थोड़ा सा हंस के, बोल के और थोड़ा सा पढ़ के। आज पढ़ाई को साइड करते हैं और एक किताब के बारे में बात करते हैं। हर संडे को एक नई किताब के साथ हम लोग आने की कोशिश करते हैं और इस शो का हम लोग नाम रखे हैं किताब एक्सप्रेस। किताब एक्सप्रेस इसलिए कि किताब हमारे साथ रहेगा हर संडे और एक्सप्रेस गाड़ी पकड़कर हम आपके पास पहुंचेंगे हर संडे के संडे। ठीक है, आज जो किताब है वो एलन मस्क पे है। एलन मस्क की बायोग्राफी है। इसको हम बहुत दिनों से पढ़ रहे थे, अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 400 पेजेस की बायोग्राफी है। इसे लिखा है एशली वेंस द्वारा। ये बुक लिखी गई है एशली वेंस द्वारा। आपको जैसे कि पता है, एलन मस्क आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन में गिने जाते हैं। इनके बहुत सारी कंपनीज है, 3-4 कंपनीज तो आपको याद ही होगा। टेस्ला हो गया, स्पेसएक्स हो गया, द बोरिंग कंपनी हो गया, X.com हो गया, Jeep2 हो गया, बहुत सारी कंपनी है, सोलर सिटी हो गया। तो ये कैसे इतने सारी कंपनी बना पाए और यहां तक कैसे पहुंच पाए, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने यहाँ पे पहुंचे हैं। ये जो बायोग्राफी रिलीज हुई है ये 2015 में रिलीज हुई है। ठीक है, तो अगर कोई भी नया इंफॉर्मेशन एडअप हम नहीं कर पाए तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। देखो, इनको एलन मस्क को बिजनेस मैग्नेट बोला जाता है और बिजनेस मैग्नेट उसी इंसान को बोला जाता है जो कि बिजनेस में मतलब जैसे रतन टाटा हमारे हैं बिजनेस मैग्नेट है, अडानी हो गए बिजनेस मैग्नेट है, ऐसे आप समझो, अंबानी हो गए ये बिजनेस मैग्नेट है। ये समझ जाते हैं कौन बिजनेस कहाँ जाने वाला है, किसका आगे आने वाले दिनों में ट्रेंड आने वाला है। तो इन लोगों को बिजनेस मैग्नेट बोला जाता था। ठीक है, और बोला जाता है बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत सारी कंपनियों में ये इन्वेस्ट भी करते हैं अपने बिजनेस के साथ साथ। अब सारा बिजनेस तो ये नहीं ना कर सकते हैं दुनिया भर के, तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, कुछ बिजनेस अपने से करते हैं और जो दूसरे लोग बिजनेस करते हैं उसमें ये लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। जैसे रतन टाटा है हमारे, वो बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं, जैसे ओला जैसे कंपनीज में वो इन्वेस्ट किए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो निकल रहा है ओला, और ये फाउंडर, सीईओ, इंजीनियर बहुत सारे पोस्ट पे ये काम करते हैं। इनकी बहुत सारी कंपनियां, जैसे हम आपको गिनवाएं, Jeep2 कंपनी, X.com कंपनी जो पेपाल बाद में बन गया, स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी। उसके बाद इनकी कंपनी है ओपन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरोलिंक एक इनकी कंपनी है, एक सोलर सिटी नाम की इनकी कंपनी है जिसमें सोलर वगैरह की फैक्ट्री का ये चार्जिंग वगैरह का काम चलता है। इनके पिताजी जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे साउथ अफ्रीका में। इनका जन्म जो हुआ साउथ अफ्रीका में जन्म हुआ। इनके पिताजी इंजीनियर थे और इनकी माताजी जो है वो डायटिशियन थी और मॉडल थी। ठीक है, उसके बाद इनका जो चाइल्डहुड बीता ना वो बहुत ही स्मूथली बीत रहा था। जैसे कि घर पर पापा इंजीनियर है तो सब कुछ इंजीनियरिंग का इनको जानकारी हो रहा था, धीरे धीरे मम्मी वगैरह सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद जब ये 7, 8, 10 साल के हुए तो इनके मम्मी और पापा का डाइवोर्स हो गया। और जब डाइवोर्स हुआ तो ये पापा के साथ रहना पसंद किए। उसके पीछे 2-3 रीजन है। पहले इनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था तो इनके पापा इंजीनियर थे तो सोचे कि पापा के साथ रहे, और दूसरी बात ये कि पापा के साथ कोई नहीं था तो सोचे कि ये पापा को एक हेल्प भी मिल जाएगा, एक कंपनी भी मिल जाएगा। लेकिन बाद में ये बोल रहे थे कि मेरा चाइल्डहुड बहुत टफ रहा है। ऑफकोर्स टफ हुआ होगा। आगे बात करते हैं, इनको रीडिंग का बहुत शौक था। हम लोग आप लोगों जैसे नहीं कि सप्ताह में एक बुक पढ़ लिया, नहीं, एक दिन में एक बुक कंप्लीट कर लेते थे। किसी दिन वीकेंड वगैरह पे 2-2 बुक कंप्लीट कर लेते एक दिन में। 14-14 घंटा, 15-15 घंटा ये बैठ कर पढ़ते थे। बताया जाता है कि जो इनकी स्कूल की लाइब्रेरी थी सारा बुक्स उसमें के कंप्लीट कर लिए थे। जो नेबर की लाइब्रेरी थी, जो आसपास की लाइब्रेरीज थी, अब मान लो कोई आप शहर में रहते हो, शहर में जो भी लाइब्रेरी है उसका सारा बुक्स ये कंप्लीट कर लिए थे। अब इनके पास कुछ नया नहीं था पढ़ने के लिए, इससे ये परेशान रहते थे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बचपन में ये सुनते कम थे, इनके कान में कोई प्रॉब्लम था और सुनते कम थे। उसकी वजह से इनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया। अब इनको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था हर बात पे, कुछ भी ये इतना जल्दी सुन नहीं पाते थे। तो जो सुन नहीं पाते हैं ऑफकोर्स उनका कंसंट्रेशन बढ़ता होगा। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके से लोग होते हैं, एक नहीं सुन रहे हैं, उसी को प्रॉब्लम को एम्पलीफाई करते जाएंगे, नहीं सुन रहे हैं, और दूसरा ये अपना कंसंट्रेशन बढ़ाए। अगर सुन नहीं रहे तो कंसंट्रेशन बढ़ाए। तीसरा, अपनी दुनिया में खोए रहते थे, अपना कम सुनना है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बुक्स पढ़ना है और अपनी एक दुनिया बना लिए थे और उसी में ये खोए रहने की कोशिश करते थे। ठीक है, वीडियो गेम्स खूब खेलते थे, यहां तक कि ये बोलते थे कि बेकार की क्लासेस को अटेंड करने से बेहतर है घर पे बैठकर वीडियो गेम खेलो।
अगर आप लाइक हिंदी वगैरह का आप घर पे कंप्लीट कर सकते हो, कोई उसका वैल्यू नहीं है स्कूल में, तो आप घर पर बैठकर वीडियो गेम खेलो, ठीक है। उस समय इसी का प्रचलन था वीडियो गेम का। उस समय स्पेस वाला वॉर वाला गेम खेलते थे, और एलियन आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब कहीं ड्रॉप हो रहा है, उसको कैसे हटाना है, भगाना है, वैसे ही जैसे ये ग्रेड ए में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो एक अच्छा पर्सन है, जो एक अच्छे तरीके से वीडियो गेम खेल रहा है, उसमें ये ज्यादा बिलीव करते थे। 17 साल जब इनका उम्र हुआ तो ये कनाडा चले गए। कनाडा क्यों गए? इनकी जो मम्मी थी वो कनाडा की थी, कैनेडियन मम्मी थी, और साउथ अफ्रीका के पिताजी थे, और अपने पिताजी से बोल रहे थे कि चलो हम लोग यूएसए चलते हैं, चलो हम लोग यूएसए चलते हैं। और इनके पिताजी बार बार डांट डांट कर बैठा देते थे, छोड़ो यूएसए क्यों जाना है, किस लिए जाना है। ये बोल रहे थे वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां बहुत सारे डायरेक्शंस में हम लोग काम करेंगे, लेकिन इनके पापा नहीं सुनते थे, इनके पिताजी नहीं सुनते थे। फिर ये जब 17 साल की उम्र में कनाडा जाते हैं तो वहां बहुत मतलब और तरीके के जॉब करते हैं, जैसे सब्जी बेचना हो गया, कहीं पे 6 घंटे 8 घंटे का कोई गार्ड का इनका हो गया, बहुत सारे और जॉब जो कि आप नहीं कर सकते हो आज के दिन में, वो उस तरीके की ये जॉब कनाडा में सरवाइव करने के लिए कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद नो पार्टी वगैरह ये नहीं करते थे, ड्रिंकिंग हैबिट इनकी नहीं थी। यूएसए और कनाडा के कल्चर में रहते हुए भी ड्रिंकिंग कल्चर ना अटेन करना, दैट इज अ ग्रेट वर्क, और दैट इज अ ग्रेट लाइक टास्क यू कैन से। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में ये एडमिशन लेते हैं कुछ दिनों बाद, वहां बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस करते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस दोनों ये करते हैं। उसके बाद 94 में ये बिजनेस पेपर जब लिखते हैं, 1994 में बिजनेस पेपर लिखते हैं, तो उसमें इनको 98 मार्क्स मिलता है। 98 मार्क्स क्यों मिलता है? ये लिखते हैं द पावर ऑफ स्टेशन ऑफ फ्यूचर, द पावर स्टेशन ऑफ फ्यूचर, सन सोलर सिस्टम के बारे में, सन के बारे में बात करते हैं, सन रेज के बारे में बात करते हैं, और सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल पेपर लिखते हैं इनके बिजनेस मॉडल में, ठीक है। द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग सोलर, मतलब अब हम लोग सोलर की तरफ मूव करना चाहिए। हम लोग के पास सोलर 2008-2010 में आया, लेकिन ये 94 में सोलर पे रिसर्च कर और वहां पे अपना पेपर वगैरह लिख रहे थे। फिर ये जब पढ़कर बाहर निकले तो 94 में पेपर लिखे, 95 में एक जीप2 ZIP जीप2 के नाम से एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंपनी होती है जिससे ये लोकल जो न्यूज़पेपर वाले हैं, लोकल बिजनेस वाले हैं, उनको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। एलन मस्क उनको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 99 में ये कंपनी बेच देता है लोग, 92 में ये 95 में ये कंपनी बनाते हैं, और 99 में ये कंपनी बेच देते हैं। 99 में ये कंपनी कितने में बेचते हैं? $305 मिलियन में, $305 मिलियन में। और एलन मस्क का जो हिस्सेदारी आता है इसमें, बहुत सारे लोग मिलकर इस कंपनी को बनाते हैं। एलन मस्क को $22 मिलियन मिलता है, $22 मिलियन। आप समझ रहे हो, $22 मिलियन बहुत एक हैंडसम अमाउंट आज के दिन भी होता है। और उस समय यही कंपनी इनका प्रिंसिपल बना, और यही पैसा इनका प्रिंसिपल बना, यही कंपनी इनका प्रिंसिपल बना, और यही कंपनी इसी पैसा से ये अपने आप को डाइवर्सिफाई किए। और जब जीप2 कंपनी से एग्जिस्ट किए, कॉम्पैक्ट को बेच दिए ये लोग। जीप2 कंपनी जो था, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर जो आप देखते हो आजकल, उसको ये लोग बेच दिए। और बेचकर और फिर इलन मस्क को थोड़ा सा एहसास यहाँ पर होता है कि टीम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इनकी सारी टीम रातों रात बिक जाती है जब ये कंपनी ये लोग बेचते हैं मिलकर। तो उसके बाद थोड़ा सा बिहेवियर विद एम्प्लॉय कैसे किया जाए, ये बहुत टफ बिहेवियर के हैं, इनका बिहेवियर बहुत टफ है। लोग बहुत कंप्लेन करते हैं इनके बिहेवियर के बारे में, ये सीखते हैं। फिर टीम मैनेजमेंट सीखते हैं, हाउ टू रन अ बिजनेस, बहुत सारे पॉइंट्स इससे सीखते हैं जब ये पहली कंपनी ये लोग बेचता है। तो फिर ये दूसरा कंपनी बनाते हैं, दूसरी कंपनी X.com। ये पहली कंपनी होती है जो कि ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर, रुपए ट्रांसफर के बारे में बात करती है। यहां से बैठे, जैसे आज हम लोग गूगल पे और फोन पे यूज करते हैं ना, वैसे ही X.com उस समय का था, जो आज वो किसी एक कंपनी से मिलकर पेपाल हो गया है, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टार्टअप था। ईमेल और वेबसाइट से वेब पेमेंट करते थे लोग, ईमेल से अपना पेमेंट करते थे लोग। आज हम लोग किसी से पेमेंट करते हैं? यूपीआई आईडी से, मोबाइल नंबर से, फोन से। उस समय ये लोग ईमेल से पेमेंट करते थे लोग। सोचो क्या टेक्नोलॉजी रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। ये फर्स्ट ऑनलाइन बैंक था उस समय का, 99 के टाइम का, ठीक है।
उसके बाद देखो एक ये ऑफर रखे कि अगर आप इस पे साइन इन करते हो तो आपको $20 मिलेगा, और किसी को आप रेफर करते हो तो $10 मिलेगा। आज $10 को 800 मान लो और $20 को आप 1600 मान लो, मतलब आप साइन इन करते हो तो आपके अकाउंट में 1600 आ जाएगा, और किसी को रेफर करते हो आप तो आपके अकाउंट में 800 रुपए आ जाएगा। तो उस समय 2 महीने के अंदर इनके कंपनी में 2 लाख लोग आ गए, 2 लाख लॉग इन कर लिया, 2 लाख पेमेंट स्टार्ट हो गया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। फिर कन्फिनिटी एक पीटर थियल की कंपनी थी, वो भी उस समय इसी में एक्सपेरिमेंट कर रही थी ऑनलाइन बैंकिंग में, और वो भी साथ साथ कर रही थी, दोनों कोलैबोरेट कर रही है, दोनों मिल गए और दोनों मिलकर और पेपाल बना लिए। पेपाल आज बहुत बड़ी कंपनी है पेपाल, हमको लग रहा है $50 बिलियन की कंपनी है। पेटीएम पे केस हुआ था, पेपाल केस किया था कि तुम मेरा पेपाल का नाम चुराकर और पेटीएम बनाए हो, तो पेपाल नाम का कंपनी बना X.com और कन्फिनिटी मिलकर, दोनों मिलकर पेपाल बना 2000 में, ठीक है। इलन मस्क उस समय इसके सीईओ थे, लेकिन पॉलिटिक्स कर इलन मस्क को सीईओ से हटा दिया जाता है और लेकिन फिर भी इलन मस्क इन्वेस्ट करते रहते हैं कंपनी में, और इन्वेस्ट करते करते बहुत बड़ा शेयर होल्डर उस कंपनी में बन जाते हैं। किस कंपनी में? पेपाल में, ठीक है। कुछ दिनों बाद पेपाल भी बेच देता है लोग ईबे को 2002 में पेपाल बिक जाता है ईबे के हाथ, EBAY बे, बहुत एक बड़ी कंपनी है ईबे, अमेरिकन कंपनी है। तो ईबे को बेच देता है लोग, जब बेचता है लोग तो उस समय पर $1.5 बिलियन में बिकता है। 2002 में $1.5 बिलियन में पेपाल को ये दोनों कंपनी मिलकर पेपाल ईबे को बेच देता है, ठीक है। अब X.com और कन्फिनिटी मिलकर पेपाल बना और पेपाल चला गया ईबे को, और इसमें इलन मस्क को कितना मिलता है? इलन मस्क को मिलता है $250 मिलियन, जो कि $250 मिलियन के बाद टैक्स वगैरह करता है, सब कर हाथ में इनके आता है इन द हैंड $180 मिलियन। $180 मिलियन भी आज बहुत होता है। आज के अमाउंट में ये कितना पैसा है? आज के दौर में ये कितना पैसा है आप सोचो? 100 करोड़, 200 करोड़ और ज्यादा, 500 करोड़, 1000 करोड़, उससे भी ज्यादा 1460 करोड़ रुपया होता है आज के दौर में। $180 मिलियन आप ट्रांसलेट कर देख सकते हो। तो इनके पास 1460 करोड़ था। अगर आपको आज कोई 1460 करोड़ रुपया दे दे तो आप क्या करोगे? आप अच्छा घर खरीदोगे, अच्छी कार खरीदोगे और आराम से अपना जीवन यापन करोगे, कुछ नहीं करोगे उसके बाद। और इनके अंदर आग थी कि हमको और कुछ करना है, हमको और कुछ बनना है, हमको दुनिया बदलनी है। इनको दुनिया बदलने की आग थी, बिना कोई नॉलेज के, बिना कोई डिग्री के ये स्टार्ट करते हैं स्पेस एक्स। और इनका 2 ही एम रहता है कि जो स्पेस में ह्यूमन बीइंग इन द फ्यूचर जाएंगे वो सबसे आसानी तरीका से जाए और सबसे इजी तरीका से जाए। और दूसरा इनका मकसद रहता है कि हम लोग मार्स पे अपना घर बनाएंगे, मार्स पे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मरकरी सन, सोलर सिस्टम, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, अर्थ के जस्ट बगल में मार्स है, तो यहां पर हम अपना घर बनाएंगे। समझ रहे हैं ना? मंगल ग्रह पर अपना घर बनाएंगे। तो समझो इनका उस समय 2002 के टाइम में, 2003 के टाइम में इनका कितना बड़ा विजन रहता है। अभी मतलब मार्स पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन बहुत हद तक स्पेस में जाने का रास्ता तो क्लियर कर दिया है ना। बहुत सारे सफलताएं जितना सोचे हैं उसका 50% तो इन्होंने अचीव कर लिया है ना। तो सी द पॉइंट्स व्हाट ही हैज अचीव्ड इट, ओके। इनका साइंटिफिक माइंड रहता है और बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं बीच में, जो 6 महीना साल भर मिलता है इनको गैप, उसमें बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और इनका साइंटिफिक माइंड रहता है। नासा वगैरह में जाकर देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, कोई बोर्ड मीटिंग ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फिर स्थापना करते हैं। 14-14, 15-15 घंटा एक दिन में ये काम करते थे। और ये ऐसा प्रोग्राम बनाए, बहुत सारे इंजीनियर्स को हायर किया अपने कंपनी में, स्पेसएक्स में, और ऐसा ये प्रोग्राम बनाते हैं कि 1.5 साल में हम लोग रॉकेट बनाएंगे और लॉन्च कर देंगे। मान लो 2003 में हम काम स्टार्ट किए तो 2004 के जून 2004 में हम लोग रॉकेट लॉन्च कर देंगे। लेकिन आगे देखिएगा क्या होता है। 1.5 साल का ये टारगेट रखते हैं अपने सामने। नवंबर 2005 में ये लोग पहला रॉकेट उड़ाता है लोग और चेक करता है लोग, देखता है लोग। तो वहां पे क्या होता है, पहला रॉकेट टेस्ट होता है 2005 में, नवंबर 2005 में। तो फ्यूल टैंक इनका ओपन ही रह जाता है और ये जैसे ही थोड़ा बहुत मतलब 2-4 सेकेंड ही बचा था तब तक ये मिशन अबॉर्ट कर देता है लोग, मिशन को रोक दे रहा है लोग कि अरे फ्यूल टैंक तो ओपन ही रह गया।
उसके बाद पूरा हमारा इनका ये जो रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना था, जो रॉकेट को भेजना था, वो मिशन स्टॉप हो जाता है। फिर 2006 में, मार्च 2006 में, 2005 में पहला फ्यूल टैंक ओपन रह गया। 2006 में, मार्च 2006 में ये लोग फिर टेस्ट करता है लोग, तो ये फायर लग जाता है इंजन में। इंजन में फायर क्यों लगता है? फ्यूल का जो पाइप था वो टाइट नहीं किया था लोग। एक फ्यूल का एक जो पाइप था उसको टाइट करना ये लोग भूल गया था लोग, तो वो भी बहुत बड़ा मिस्टेक था और पूरा रॉकेट खत्म हो गया। फिर 2007 में ये लोग फेल करता है लोग, 2008 में फेल करता है लोग। हम तो बोल दे रहे हैं यहाँ पे 2005 में, 2006 में, 2007, 2008, लेकिन रियल में जो फेल करता है आप उससे जाकर पूछिए, और वो भी रॉकेट बना रहा है इंसान, रॉकेट में फेल कर रहा है। तो बहुत बड़ी बड़ी असफलताएं इनको मिल रही थी उस समय पर। अब सोचो आप कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अचानक आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। फिर इनको और ये मिशन का नाम दिए थे फाल्कन 1, FALCON, फाल्कन 1 इनका ये चल रहा था। 2008 में इनका मिशन सक्सीड होता है, सितंबर 2008 में और जुलाई 2008 में दोनों मिशन इनका सक्सीड होता है। उसी समय पर ये फाल्कन 9 भी रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, इसमें 9 इंजन था फाल्कन 9 में, तो ये जाकर 2011 में ये भी सक्सीड होता है। इस बीच वो बहुत फेलियर से फेस किए, बहुत सारे डिप्रेशन से फेस किए, बहुत बार इनको बैंकरप्सी के कगार को झेलना पड़ा, मतलब बहुत बार ये बैंकरप्ट होने जा रहे थे। मीडिया में जोक बनकर ये रह गए थे, इनको स्टबर्न लुक बोल रहा था, जिद्दी बोल रहा था, बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था, पूरा मीडिया इनको देख नहीं मांग रहा था। ऐसा इनका लाइफ था। अब देखो जैसे जैसे स्पेसएक्स आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेस्ला भी आ रहा है, और टेस्ला और स्पेसएक्स कैसे दोनों आगे आगे बढ़ रहा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके पूरे लाइफ की। देखो ये तो जब सोलर सिस्टम अपने रिसर्च पेपर लिख रहे थे उसी समय ये सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, सोलर सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी समय एक पर्सन आते हैं इनके पास, एस्ट्रॉबेल और एबरहर्ड दोनों आते हैं और आकर इनके पास इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं लोग। ये भी बहुत इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पढ़े होते हैं लोग, और ये इलन मस्क से $1 लाख मांगते हैं। तो $1 लाख ना देने के बजाय $10,000 दे देते हैं। आज के हिसाब से हम देखें तो 8 लाख रुपया अपने पॉकेट से निकालकर उनको दे देते हैं, लगभग 8 लाख। उसके बाद इलन मस्क हमेशा उसमें इन्वेस्ट करना कंटिन्यू रखते हैं। जैसे जब भी कंपनी वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है उसका नाम ये लोग टेस्ला देता है, लोग टेस्ला साइंटिस्ट पे, टेस्ला को ये एक तरह से बहुत रिस्पेक्ट देने के लिए टेस्ला नाम का ये लोग टेस्ला मोटर से स्टार्ट करता है लोग। अगेन ये इन्वेस्ट करते हैं $6.5 मिलियन, 2005 में इन्वेस्ट करते हैं $9 मिलियन, फिर $12 मिलियन। मतलब जब जब परेशानी में कंपनी जा रही है तब तक ये लोग मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। उस समय तक ये सबसे बड़े उसमें इन्वेस्टर बन चुके थे टेस्ला कंपनी में। इधर स्पेसएक्स भी चल रहा था और इधर टेस्ला भी चल रहा था। अल्टीमेटली 18 से $20 मिलियन इन्वेस्ट कर चुके थे, जो आज के रुपया में देखें तो 163 करोड़ रुपीस है। आज के हिसाब से देखा जाए तो 163 करोड़ रुपीस था, ठीक है। और दो एकदम ओपन माइंडेड पीपल इस पे काम कर रहे थे, बहुत सारे नए नए इंजीनियर्स को हायर किया था लोग, बहुत अच्छे से इस कंपनी पे काम चल रहे थे टेस्ला पे, ठीक है। और ये लोग टारगेट किया था कि एक कार का कॉस्ट $50,000 से भी कम रखेंगे, मतलब एक कार का लगभग 40 लाख रुपया से हम लोग कम रखेंगे आज के हिसाब से देखा जाए तो ये इलन मस्क जब पहली कार इन लोगों का बनता है तो $90,000 जाता है फर्स्ट कार का। फिर उसके बाद कॉस्ट कटिंग करते करते ये लोग कम करता है लोग। अब उसका कॉस्ट ज्यादा क्यों जा रहा था? क्योंकि उसका बॉडी जो था फ्रांस से आ रहा था, मोटर था ताइवान से आ रहा था, बैटरी था चाइना से जा रहा था थाईलैंड में वो बन रहा था, थाईलैंड से फिर जा रहा था वहां पे यूएसए में। तो इतने सारे कंपनीज, इतने सारे कंट्रीज से होकर आएगा तो इतने सारे टैक्सेस लगेंगे उस पर, इसीलिए उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन ये प्रॉमिस किए थे अपने कंज्यूमर से और कस्टमर से कि इसका प्राइस हम $50,000 से भी कम कर लाएंगे। बहुत हार्डवर्क उस समय ये कर रहे थे
और हार्डवर्क ऐसा कर रहे थे कि अपना एक प्राइवेट जेट रखे थे। अब कभी ये लॉस एंजल्स जा रहे थे, कभी न्यूयॉर्क जा रहे थे, कभी वाशिंगटन डीसी जा रहे थे, कभी ऑस्टिन जा रहे थे टेक्सास में जो है, कभी ये कैलिफोर्निया जा रहे थे। इतने सारे जगहों पे इनका इंडस्ट्री था। कहीं ये स्पेसएक्स है, कहीं पर टेस्ला है, कहीं पर सोलर सिटी है, कहीं नासा में जाना है, कभी लाइक यूएस गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेना है, कभी किसी और से मीटिंग है। तो इतना सारा शेड्यूल मैनेज करना इनके लिए बहुत टफ था, इसीलिए ये प्राइवेट जेट लिए और उससे ये मैनेज कर रहे थे। ठीक है, अपने एम्प्लॉय पे बहुत हार्ड, जैसे जितना मेहनत ये कर रहे थे उतना ये दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप भी इतना ही मेहनत करो। इनका लैंग्वेज बहुत एब्यूसिव था, बहुत गाली देते थे ये अपने इनको एम्प्लॉय वगैरह को। एक एम्प्लॉय का ये स्टोरी है कि बुक में लिखी गई है, इस बुक में ये सारे स्टोरीज हैं। एक एम्प्लॉय अपने बच्चे का जन्म पे चला गया तो उसको ये कंपनी से निकाल दिए, बोले कि हम लोग दुनिया बदलने वाले हैं और दुनिया बदल रहे हैं, अगर तुमको बर्थ सेलिब्रेट करना है तो जाओ, तुम बच्चे पैदा करते रहो और बर्थ देखते रहो, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट यू। उनको ये कंपनी से ही निकाल दिया उस एम्प्लॉय को। इनका मिशन था चेंज द वर्ल्ड, जैसे कि एप्पल ने चेंज किया। एप्पल कैसे हमारे पूरे दुनिया को चेंज कर रख दिया है। एप्पल के इतने सारे लाइक ब्रांड है, इतने सारे उसके फोन, आईपैड और मैकबुक और डिफरेंट उसके लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। तो वैसे ही इनको ऐसा सोच रहे थे ये कि हम ऐसा कुछ बनाए जो कि लोगों के बीच में स्टेटस हो जाए। जैसे कोई आज आईफोन लेकर आपके सामने आता है तो लगता है ना एक सेकंड के लिए कि अरे आईफोन है इसके पास, वैसे ही इनको ये लग रहा था कि हम टेस्ला में कुछ ऐसा बनाए कि लोगों के पास लगे, लोगों को लगे कि इसके पास टेस्ला गाड़ी है, इसके पास टेस्ला व्हीकल है। एक स्टेटस वाली बात लोग करे टेस्ला को देखकर, टेस्ला पे बैठकर, टेस्ला पे चढ़कर, हम उतना उसको फंक्शन और फैसिलिटीज दे दें कि वो बस तृप्त हो जाए। इनका ऐसा सोच था। बट इनको ये भी पता था कि देखो ये इन लोग की सबसे बड़ी बात ये होती है, स्टीव जॉब्स की बात कर लो या इलन मस्क की बात कर लो, जो आपको आज भी नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, वो इनको पता होता है कि आपको क्या चाहिए। फिर से एक बार, आपको नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन इलन मस्क और स्टीव जॉब्स को पता था कि आपको क्या चाहिए। कस्टमर नहीं जानता है कि उसको क्या चाहिए नया, लेकिन इन लोगों को पता होता है कि अब नया ये आने वाला है और ये ही लाएंगे हम नया में। तो ऐसे ये लोग दुनिया को बदलते हैं। और इस बीच 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसमें 2008 में इनका लाइक रॉकेट भी सक्सीड हुआ था, लेकिन 2008 में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। अब इनका जो सक्सेस इनको मिला था जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में मिला था, लेकिन उसके पहले बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस था बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को। एलन मस्क भी आउट ऑफ मनी रन कर रहे थे और 2008 के टाइम में इनका फर्स्ट डाइवोर्स हुआ था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत बार ये फाइनेंशियल क्राइसिस से ऐसा गुजरे कि इनके पास अब 10 दिन का पैसा था, सैलरी देने का पैसा नहीं था अपने एम्प्लॉय को। फिर जो भी कंपनीज इनके पास थी उनका शेयर ये बेच देते थे, किसी और इन्वेस्टर को लाते थे अपने कंपनी में, बोलते थे आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इतना एक समय आ गया कि ये कॉन्फिडेंट लूज कर दिए कि अब हम पैसा और रेज क्यों करें, ये पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये पैसा फालतू का है, ये पैसा फिर ये कंपनी से आएगा नहीं। इतना ज्यादा ये परेशान हो गए थे। फिर इनके 2008 में क्या होता है, फाल्कन 9 जो होता है वो सक्सीड करता है। फाल्कन 9, फाल्कन 1 अगस्त में, जुलाई में सक्सीड करता है। तो इनके पास एक थोड़ा सा अंदर में लाइक विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है, यस वी कैन डू इट। इनके पास 100 मिलियन लास्ट के बचे रहते हैं, वो भी ये कंपनी में डाल देते हैं। यहां तक कि अपने वाइफ से बात करते हुए बोल रहे हैं एक दिन कि मेरे पास अगर $1 भी है और $1 कंपनी को जरूरत है तो हम $1 कंपनी को दे देंगे, भले ही हम तुम्हारे पिताजी के जो लाइक गैराज है हम उसमें सो लेंगे, हम उसमें रह लेंगे, लेकिन हम कंपनी को ऐसे मरने नहीं दे सकते हैं। इतना इनका डेडिकेशन था, इतना इनको लाइक प्यार था अपने कंपनी से, अपने विजन से। फिर उसके बाद ये अगर इनके पास जो भी स्टॉक्स रहता है 15 मिलियन, ये कंपनी में बेचकर और कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इनके पास एक ऐसा सिचुएशन आया था कि इनके पास 2 ऑप्शन था, या तो टेस्ला में पैसा डालो और नहीं तो आप स्पेसएक्स में पैसा डालो। 2008 में किसी को एक को जिंदा रखना जरूरी था, या दोनों को जिंदा रखा जाए। अगर दोनों में पैसा डाला जाए और मान लो दोनों खत्म हो गया तो फिर क्या होगा। बहुत सारे लाइक इल्यूजन था, डिल्यूजन था इनके पास। तो फिर ये क्या करते हैं, 1-2 और इन्वेस्टर को लास्टली लाते हैं और सर्जी ब्रिन यहाँ पर आते हैं, जो गूगल के थे, गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। हम उनका गूगल बुक रिव्यू किए हैं, हैव यू सीन और नॉट, गो एंड वॉच दैट
वीडियो ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके, तो वो $5 लाख एक इन्वेस्ट करते हैं। फिर बिल ली एक होते हैं, वो $2 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं टेस्ला में। और फिर स्पेसएक्स क्या होता है, जब फाल्कन 9 स्पेसएक्स इनका फाल्कन 9 रॉकेट जब सही से इनका सफल प्रशिक्षण होता है, वो सफल तरीके से ऑर्बिट में चला जाता है, स्पेस में चला जाता है, तो नासा इनको $1.6 बिलियन दिसंबर 2008 में इनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता है। $1.6 बिलियन, अंडरस्टैंड, ये $1 बिलियन को इन्वेस्ट करें, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 5 मिलियन, और इनको $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, टीका मिल जाता है, जिसमें होता है 12 कैप्सूल को आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना है। एक इंटरनेशनल स्पेस, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। इतना कैप्सूल मतलब 12 कैप्सूल 12 लोगों को आपको भेजना है, या 12 तरीके से 12 सामान को भेजना है, ऐसे समझ जाओ, ठीक है। फिर अब ये सोचने लगे कि मान लो हम जो रॉकेट को भेज रहे हैं वो तो जाकर आगे डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, वो सी में गिराना पड़ता है, समुद्र में गिराना पड़ता है, कुछ ऐसा बनाए कि जो आकर वो रॉकेट में ये स्पेस में भेज दे पेलोड को, और उसके बाद रॉकेट आकर अपने ही जगह पर फिर से आ जाए, फिर रीयूजेबल रॉकेट हो, फिर से हम उसको रीयूज कर पाए। और ये आज मतलब 1-2 साल पहले ये इसमें सक्सीड कर पाए हैं। ऐसा ये अपना टेस्ट कर लिए हैं कि सेम रॉकेट को 2-3 बार 4 बार रीयूज ये कर सकते हैं, ठीक है। लिखो फीको कलम नहीं, जैसे एक भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं लिखो और फिर फेंक दो, ऐसा ये पेन नहीं, ऐसा कि उसमें बार बार रिफिल डालते रहो और उसी पेन से जीवन भर लिखते रहो, ऐसा ये रॉकेट बनाने की बात करते हैं। फिर सारे देश जो सैटेलाइट भेजना था, इलन मस्क की कंपनी से भेजने लगा लोग। पहला ये कंपनी था जो प्राइवेट ओन था और आसानी से सैटेलाइट को भेज रहा था। फिर ये जो नया इंजीनियर को हायर कर रहे थे, देख रहे थे कि नए बच्चे कहाँ हैं, नए इंथुजियास्ट इंजीनियर को हायर कर रहे थे जो डेडिकेटेड हो अपने काम से, जिनके पास एक विजन हो दुनिया बदलने की। और ये पहले ये जो टेस्ट लेते थे तो ये नहीं देखते थे कि आंसर बच्चा क्या लिख रहा है, ये देखते थे कि बच्चा का आंसर क्वेश्चन का लेने का तरीका क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका थॉट क्या है, वो क्वेश्चन को कैसे इंटरटेन कर रहा है। ये सारी चीजों को ये इंजीनियर को हायर करते थे। फिर हाइपरलूप का कंसेप्ट लाए 2013 में। मतलब आप मान लो यहां से आपको मुंबई जाना है, तो एक गोल आकार का कुछ पाइप जैसा होगा और यहां से 10 डब्बे 15 डब्बे 15 सीट का एक व्हीकल होगा, वहां से आप 400-500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बहुत जल्दी मुंबई पहुंच जाएगा। गोल पाइप जैसा आकार का होगा, उसमें सीटिंग होगा और हाइपरलूप वो बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में नहीं गए, लेकिन हाइपरलूप का कंसेप्ट लाने की कोशिश कर रहे थे। फिर टेस्ला को ये क्या किए, उस समय पर टेस्ला को मॉडर्नाइज किए। मॉडर्नाइज कैसे कर सकते थे, उस समय ये गूगल्स के फीचर डाले, डिस्प्ले डाले। आज तो बहुत सारे कंपनी टाटा महिंद्रा सब अब ला रही हैं इंफोटेकमेंट और डिस्प्ले और बहुत सारी चीजें। उस समय ये पहला टेस्ला कंपनी था जब गूगल को इंट्रोड्यूस कराया कार में, डिस्प्ले लाया, रोबोटिक्स को थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट किया अपने कार में, ठीक है। और उसके बाद देखो ये 2010 में आईपीओ लॉन्च करते हैं टेस्ला का, और टेस्ला का आईपीओ ऐसे लॉन्च करते हैं कि $200 मिलियन ये टारगेट रखते हैं और इनका $226 मिलियन आईपीओ जाता है। मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जितना में लोग खरीदता है उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं। एक समय ऐसा आता है आईपीओ लाने के बाद कि इनकी कारें बिकनी ही बंद हो जाती हैं। इनका जो ये शेयर प्राइस है $30 तक गिर जाता है, $30 पर शेयर चलता है। तो उस समय क्या होता है कि एक ही दिन में इनकी 400-500 कारें बिक जाती हैं, और जिस दिन बिक जाती हैं उसी दिन बात चल रहा था गूगल से कि गूगल अब तुम टेस्ला को खरीद लो। मेरे बस की बात नहीं है, इलन मस्क ऐसा बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे, बात तो वो ट्विटर खरीदने की भी कर रहे थे। कहाँ ट्विटर खरीदे वो, ऐसा ही वो पर्सन है, वो मतलब बात करते हैं, अपने आप को हमेशा न्यूज में रखना वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो उनका और डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा बहुत एटीट्यूड सेम है आई थिंक। देखो तो $30 पर शेयर उनका चल रहा था, और एक ही दिन में इतना सारा कार उनकी बिकी कि वो 30 से $130 पर शेयर उनका शेयर का प्राइस हो गया टेस्ला कंपनी का। फिर वो पीछे मुड़कर देखे ही नहीं कभी। और थोड़ा सा इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो इनके मम्मी पापा बचपन में ही दोनों अलग अलग रहने स्टार्ट कर देते। अभी इनकी मम्मी इनके साथ रहती हैं, और इनकी फर्स्ट वाइफ जो थी जस्टिन विल्सन थी, ये राइटर थी, ये कनाडा की थी, ये राइटर हैं। और इनसे उनके 6 बच्चे हुए, जिनमें फर्स्ट चाइल्ड का इनका डेथ हो गया।
आई थिंक 10 वीक बाद फर्स्ट चाइल्ड का डेथ हो गया था। इसके बाद 5 बच्चे सरवाइव कर पाए। एक बार 3 हुआ था, एक बार 2 हुआ था। IVF से लोग बच्चा किया था लोग। इसके बाद इनका सेकेंड अफेयर जो हुआ था टॉला रिले के साथ हुआ था 2010 से 12। ये शादी भी की है 2010 से 12 में डाइवोर्स हो गया और फिर सेम वीमेन से, सेम लड़की से ये फिर शादी करते हैं 2013-14 में और फिर इनका डाइवोर्स सेम हो जाता है 2016 में। फिर ये एम्बर हर्ड के साथ कुछ दिन न्यूज में रहते हैं। फिर ग्रीम्स एक सिंगर है, कैनेडियन सिंगर, उनसे वो इनकी पार्टनर थी, वो शायद इसी साल उसके साथ डाइवोर्स हुआ है 2022 में। हाँ 2022 में 18 से लेकर 22 तक ये लोग दोनों साथ रहा और इनका लव लाइफ कभी स्टेबल नहीं रह पाया क्योंकि ये बहुत वर्कोहॉलिक है, बहुत काम करते हैं। सप्ताह में 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, कभी कभी 20 घंटा काम करते हैं। तो इतना काम ज्यादा करते हैं, इतना प्रेशर उठाते हैं कि फैमिली को संभाल नहीं पाते हैं। जो जस्टिन विल्सन थी इनकी फर्स्ट वाइफ, वो बोलती थी कि हम ट्रॉफी वाइफ नहीं है, वो ट्रॉफी वाइफ अपने आप को फील करती है, करती थी कभी कभी। सॉरी, बहुत सारे फॉल्ट्स पॉइंट हो रहे हैं अभी, बट आगे चलकर सुधरेगा। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें आप एलन मस्क से सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें उनकी अच्छी भी हैं जिनको आप अपने आप में उतार सकते हो। उनका पैशन, डेडिकेशन, काम करने का एटीट्यूड, बोलने का तरीका, रहने का तरीका। उनके पास आपको पता है वो बिलियनियर बन गए थे 2008-9 तक। उनके पास कोई घर नहीं था, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा काम रहता था। प्राइवेट जेट था उनके पास लेकिन घर नहीं था, वो उनको अननेसेसरी लगता था। वो दूसरे फ्रेंड के घर में रुक जाते थे, सारे बिलियनियर उनके फ्रेंड्स तो किसी और के घर में रुक जाते थे या फिर कोई होटल में रुक जाते थे, लेकिन अपना घर नहीं लेते थे क्योंकि 3-4-5 जगह ट्रैवल करना पड़ रहा है। कहाँ वो घर ले, कहाँ वो इन्वेस्ट करे बिना मतलब का उनके हिसाब से। I don't know, I don't want to clarify and justify any point of Elon Musk. लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा, एलन मस्क साउथ अफ्रीका से कनाडा जाते हैं, कनाडा से यूएसए जाते हैं नो हिस्ट्री, उनका कोई हिस्ट्री नहीं रहता है, उनका नो बैगेज, उनके साथ कुछ नहीं जाता है, सिर्फ क्या जाता है विजन। उनके साथ ओनली एंड ओनली विजन जाता है और वर्ल्ड चेंज करने का एटीट्यूड जाता है और फिर जो है वो रेस इज द हिस्ट्री, यू नो। नो हिस्ट्री, नो बैगेज, ओनली विजन, चेंज द वर्ल्ड, दैट इज द हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। और जो भी जैसा भी लगा आपको ये बुक का रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगे भी हम लोग नेक्स्ट संडे को मिल रहे हैं नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।